हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड्स। 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड्स का मतलब सबको पता है कि एक जिंदा चीज़ों के बारे में जिसकी स्टडी की जाती है उसको लिविंग वर्ल्ड्स बोलते हैं। एंड इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग, मतलब कि जो भी लाइफ के प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम, तो हम क्या परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म्स और रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं खुद को ग्रो कराने के लिए और खुद की स्पेसिस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। तो यही डिफरेंट होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। और इनली द करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो उसके करेक्टर क्या है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म करता है खुद को सर्वाइव करने के लिए, अपनी स्पेसिस को बढ़ाने के लिए, खुद का ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने के लिए। एंड वेदर ऑल ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर, जस्टिफाई और आंसर। तो ऑल ऑर्गेनिज्म सिमिलर नहीं होते हैं क्योंकि उनका हर ऑर्गेनिज्म का डिपेंड होता है कि उनका रिस्पायरेशन कैसा होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, उनका हैबिटेट कैसा है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है उस ऑर्गेनिजम्स की, तो उस पर डिपेंड करता है। तो सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होते हैं। जो अपना प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ है। जो अपना बायोटिक जगह है तो बायोटिक में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, अबायोटिक है तो उधर बायोटिक है तो उधर पे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो वी कॉल देम लिविंग। एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग, मतलब कि हम क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलते हैं और वो डिफरेंट क्यों है नॉन लिविंग से, क्योंकि वो लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और लिविंग थिंग्स जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट होता है उनके बीच और इसके वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग्स बोलते हैं। एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारे लाइफ का, इसमें फर्स्ट दिया, इसमें एफ तक दिए गए हैं। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। हम तो सर्वाइव करते हैं और प्रोसेस परफॉर्म करते हैं अपने डेली लाइफ में, पर हर स्टार्टिंग से हम जब सर्वाइव करते हैं तो उसमें फर्स्ट मेन प्रिंसिपल क्या था कि जब लिविंग बींग्स जो प्रोड्यूस करते हैं, एक बेबी प्रोड्यूस करता है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए, उस बेबी को सर्वाइव करने के लिए बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी वो बाहर के हैबिटेट से लड़ सकता है और मतलब उस कंडीशन में सर्वाइव करने के कैपेबल हो सकता है। तो जो नीड होती है उनको एनर्जी की, तो वो नीड है एनर्जी तो किससे मिलेगा, हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, केमिकल मॉलिक्यूल्स, उसके थ्रू। तो वो केमिकल मॉलिक्यूल्स से बनेगी एनर्जी। तो नीड एनर्जी एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स, और फॉर एनर्जी इट हैज़ टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म्स। तो अगर एनर्जी तो चाहिए हमें, पर एनर्जी के लिए बनने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसमें 2 स्टेप होते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मेकिंग ए न्यू मॉलिक्यूल्स। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैटाबॉलिज्म होते हैं, मतलब कि जो भी हम फूड खाए वो फूड हमारे बॉडी में गया और वो फूड हमारे जब बॉडी में जाता है तो वो बॉडी में जाने के बाद उसमें कैटाबॉलिज्म्स का प्रोसेस होता है, मतलब वो फूड को ब्रेकिंग डाउन करता है और मेक करता है न्यू मॉलिक्यूल्स। उसको जब मेकिंग करता है न्यू मॉलिक्यूल्स, मतलब वो मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, एक टाइप ऑफ एनर्जी रहती है जो कि हमारे बॉडी को जरूरत होती है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो वो उसको क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म, मतलब जो न्यू मॉलिक्यूल्स बना उसके प्रोसेस को। और फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड ऑर्गेनिज्म सो टेंडेंसी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब जो भी बेबी जब बर्थ होता है उसका, तो उसके पास टेंडेंसी होती है खुद को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने की कि वो सर्वाइव कर सकता है उस कंडीशन में। और जो ग्रोथ होता है वो एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस होता है। वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस का मतलब होता है कि वो, जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा ऐसे अचानक से पैर तो बड़ा नहीं हो सकता, अचानक से एक तरफ से हाथ बड़ा हो जाए, एक तरफ से सर बड़ा हो जाए, गला बड़ा हो जाए, ऐसे नहीं होता। हमारे अंदर इंटरनली ग्रोथ होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है, एक साथ धीरे धीरे सब बॉडी पार्ट्स ग्रोथ होते हैं हमारे। तो इसको क्या बोलते हैं, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस। एंड यू माइट हैव द ऑब्जर्व सैंड माउंट्स ब्लड ग्रोथ एक्सेट्रा, दिस ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विथिन एंड हेंस दिस आर नॉट लिविंग बींग्स। मतलब कि जब हम लोग बाहर जाते हैं, हम पहाड़ों को देखते हैं, रेत के पहाड़ों, रेगिस्तान में रेत के पहाड़ होते हैं, तो उसको देखते हैं, कोई भी पहाड़ को देखते हैं तो उसमें कैसा रहता है कि कोई भी धूल मिट्टी हो गई या फिर हज़ारों सालों से ऐसे धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट चेंज होता है, फिर मिट्टी उसके ऊपर आके बैठती है, कुछ पार्टिकल्स आके बैठते हैं, धीरे धीरे वो क्या बनते जाता है, पहाड़ बन जाता है। तो वो जो पहाड़ बनता है, तो उस पहाड़ जब वो बनता है तो वो धीरे धीरे जब ऐसे उसका ग्रोथ होता है, बाहर से ग्रोथ होता है, मतलब जो भी चीज़ आगे उस पर बैठती है उसके थ्रू ग्रोथ होता है उसका। और हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कैसा होता है कि उसमें जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसके थ्रू हमारा ग्रोथ होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। और वो क्या होता है, इंटरनली ग्रोथ होता है। तो ये डिफरेंट होता है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके अंदर इंटरनली ग्रोथ होता है एंड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस के थ्रू होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर जो होता है आउटर ग्रोथ होता है। एंड जो थर्ड इसमें दिया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो आर नॉट द प्रोसेस विच हैव अ लिमिटेड टाइम स्पैन। एक प्रोसेस है बट एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहे और हमेशा हमारा मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट कराए। तो ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, पर हमें अपना एक सर्टेन पॉइंट जब आता है हमारे एज का, तो उस पॉइंट पर जो हमारी जो टेंडेंसी होती है सेल और टिश्यू की, वो मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाती है, उतना उस तरह से काम करना कम कर देती है। तो एट अ सर्टेन टाइम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्गन सिस्टम बिगिन लॉस देयर इफेक्ट वर्किंग एंड बिकम ओल्ड। और वो हमारा बॉडी जो है वो ओल्ड हो जाता है जब वो अपना मॉलिक्यूल सिस्टम जो है हमारे बॉडी का ऑर्गन सिस्टम वो अपना काम करना बंद कर देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं। तो हमारा जो एज होता है वो, तभी हम बोलते हैं ना कि ये तो इंसान ओल्ड हो गया है। तो वो ओल्ड क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका धीरे धीरे उसकी जैसे जैसे एज हो रही है उसका जो सेल टिश्यू है वो काम करना धीरे धीरे स्लो करते जा रहा है। दिस एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। और अगर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज एजिंग प्रोसेस, तो एजिंग प्रोसेस क्या होता है, एजिंग प्रोसेस जो होता है, एजिंग प्रोसेस क्या होता है कि एजिंग प्रोसेस वो होता है जो हमेशा एक एज पर, हर इंसान के, हर ह्यूमन के एक ऐसा एज जब वो ओल्ड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एजिंग प्रोसेस। मतलब ज़्यादा उसका
टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उसको, वो ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, तो वो क्या होता है, एजिंग प्रोसेस होता है हमारे बॉडी का। तो जब वो अपना इफेक्ट वर्किंग कम कर देता है उसके ऑर्गन सिस्टम का, तो लाइफ फोर्थ दिया इसमें कि लाइफ हैज़ टू कंटिन्यू, हैंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस ए यंग वन लाइक इट सेल्फ एट इट पॉसिबल थ्रू रिप्रोडक्शन। मतलब कि लाइफ को जो कंटिन्यू रखना है हमें, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो प्रोड्यूस करते हैं खुद की तरह एक मतलब खुद की तरह एक बेबी प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके स्पेसीज को आगे बढ़ा सके। तो इट इज़ अ पॉसिबल थ्रू रिप्रोडक्शन, और ये पॉसिबल कैसे होगा, रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा। और असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये उसके टाइप होते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो मेटाबॉलिज्म जो था उसमें ब्रेकिंग कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हो रहा था, तो इसमें भी ये किस लिए था, एनर्जी बनाने के लिए। और ये किस लिए है, जो रिप्रोडक्शन है वो है जो हमारा जो खुद की तरह हमने जो बेबी रहेगा वो प्रोड्यूस जो किया है उसको अपने स्पेसीज को आगे बढ़ाने के लिए किया है, तो वो किसके थ्रू होगा, ये प्रोसेस के थ्रू होगा, रिप्रोडक्शन के थ्रू। रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो है हर प्लांट, कुछ प्लांट असेक्सुअल परफॉर्म करते हैं तो कुछ सेक्सुअल परफॉर्म करते हैं। दिस इन सीरियस कंटिन्यूटी ऑफ फ्रेज म्यूल्स स्टाइल्स वर्कर बी डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो म्यूल्स किसको बोलते हैं, खच्चर को बोलते हैं, जो गधे का एक वो है, एंड जो कि हॉर्स एंड डोंकी के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूल्स। और ये स्टेराइल होते हैं, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने लाइफ में। और इसका यूज़ मोस्ट ऑफ द जो पहाड़ों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनके ऊपर इंसानों को बैठाकर ऊपर लेके जाया जाता है, या फिर चीज़ें, सामान, बहुत सी भारी भारी चीज़ें इनसे मतलब लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए यूज़ करते हैं इनका। और ये स्टेराइल होते हैं, वर्कर भी स्टेराइल होते हैं, डू नॉट रिप्रोड्यूस। इट आर द लिविंग्स एंड पर ये लिविंग्स है, एंड कैन वी कॉल रिप्रोड्यूस एज ए इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लाइफ। तो इसमें दिया है कि जो ई है, इसमें ई में बताया गया है कि अज वी द बॉडी, जो हमारा बॉडी है वो लॉस कर देता है इस कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म द ऑर्गेनिज्म डाई। कि इसमें बोला है कि जो हमारा बॉडी है वो अपना लॉस कर देता है कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। जब हमारे बॉडी में जो ऊपर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा था, जब वो परफॉर्म होना स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है जिस टाइम पे ना, तो उस टाइम जब वो स्लो हो जाता है तो उसको एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। पर वो जब बंद हो जाता है पूरी तरह तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। तो एनी लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड to thermal, chemical and biological changes in the surrounding. Responsiveness and irritability is unique properties of living organisms. मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास दो चीज़ें बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होती है जो पाई जाती है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। वो मतलब बायोलॉजिकल, थर्मल एंड केमिकल चेंजेस जब उनके सराउंडिंग में होने लगते हैं तो वो उससे रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, और उनके अंदर मतलब रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उनके बॉडी पर इफेक्ट आते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहते, उसको पता कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रही है। एंड इरिटेबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ों से उनके अंदर मतलब चिड़चिड़ा बनाना, इरिटेबिलिटी, हम इरिटेट हो जाते हैं ना किसी से, तो इरिटेबिलिटी वाला उनके अंदर प्रॉपर्टी देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एंड देयर इज ए इमेंस बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हैंस टाइम इमोरियल्स वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर लिविंग टुगेदर ऑन अर्थ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशंस बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग एज वेल एज बिटवीन टू लिविंग्स बींग्स और ग्रुप्स। मतलब बताया कि जो हमारा पहले के टाइम जो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और एक जब बहुत टाइम पहले बहुत वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे हमारे अर्थ पर उसको एक ऑर्डर में अंडरस्टैंड करना हमारे लिए, उनका क्या, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, उसका स्टडी कर हम नहीं समझ पाते थे उनके बारे में। तो जो नॉन लिविंग थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके साथ क्या इंटर रिलेशन है उनका, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था। और लिविंग बींग्स के कितने ग्रुप्स है वो भी, एंड सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए उसका इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी हम लोग करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन से लिविंग किस ग्रुप में आते हैं, किस प्रजाति में आते हैं, ये सब के बारे में। जो ये सारे डेटा थे जो हम कलेक्ट कर रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट था वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। एंड इंटेंसिव लेबोरेटरी उसको बोलते हैं जहाँ पर हम लोग रिसर्च करते हैं उसको। एंड फिर ये सारे फील्ड जो स्टडीज़ के हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, ये जो स्टडी के रिलेटेड जो फील्ड है ये आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करते थे वो उस ऑर्गेनिज्म को ऑन द स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ एंड मीनिंगफुल यूज़ ऑफ कलेक्टेड डेटा। जो हम डेटा कलेक्ट किए हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ये नहीं कि वो कोई भी डेटा हो, उसका स्ट्रॉन्ग बेसिस पर उसको क्लासीफाई करना इंपॉर्टेंट होता है कि बाद में आगे चलकर क्या पता ये चीज़ गलत साबित हो। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड मीनिंगफुल यूज़ कलेक्टेड डेटा होना चाहिए जिसके बेस पर हम क्लासीफाई कर सकें। एंड इफ़ वी नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी सर्टेन एड्स कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड। अगर हम लोग को पढ़ना है डाइवर्सिटी के बारे में या फिर हमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में स्टडी करनी है तो एक सर्टेन एड्स होते हैं जिसको टैक्सोनॉमिकल एड बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड कैन बी यूज्ड, दिस इंक्लूड हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर जाकर हम लोग स्टडी कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म और उसकी डाइवर्सिटी के बारे में। तो इसमें आता है कि फर्स्ट है हर्बेरिया। तो हर्बेरिया क्या है, द वर्ड हर्बेरिया इज़ ए प्लूरल हर्बेरिया। ये आते हैं एमसीक्यू में, आते हैं 1 मार्क्स के लिए कि जो वर्ड हर्बेरिया है वो उसका प्लूरल क्या होगा, द वर्ड हर्बेरियम जो है उसका प्लूरल हर्बेरिया होगा। एंड हैज़
conceived by Piton D. Turnefort in the book Elements, and the art of herbaria was irritated by the Italian taxonomical Luca Guinin in 1490 to 1556. तो 1556 में उन्होंने इसको मतलब बताया था कि जो ये हर्बेरियम है ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है और इसमें हर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो भी प्लांट्स के रिलेटेड जो सी टाइप्स है वेराइटीज है उसकी स्टडी की जा सकती है. एंड हर्बेरिया एक इफेक्टिव टूल्स है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए. एंड हर्बेरियम इज एसेंशियल ए ड्राइड प्लांट स्पेसमेन दिस प्रेस ट्रेटेड एंड माउंटेड एंड स्टैंडर्ड साइज सीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट. मतलब एक जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को क्या किया जाता है कि एक प्लांट को सुखा दिया जाता है और सुखाने के बाद उसको प्रिजर्वेटेड करना पड़ता है, उसको लेबल किया जाता है और उसको लेबल करने के बाद उसको लेबल किया जाता है. फिर उसको लेबल करने के बाद उसमें जिस तरह इसमें लेबल किया गया है उस तरह उसको लेबल किया जाता है उस प्लांट को सुखाकर. और लास्ट में जो किया गया है ये जहाँ पर उसके नाम, उसके डेट, प्लेस, उसके वेराइटीज़ के बारे में लिखा रहता है, साइंटिफिक नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, सब चीज़ के बारे में. तो इसको क्या किया, ये क्या है, लेबल है. एंड डेट, प्लेस कलेक्टिंग अलॉन्ग विद द डिटेल क्लासिफिकेशन एंड हाईलाइटिंग विद द इकोलॉजिकल peculiarities and characters of the plant and record on the some sheet local name of the collector might be added. This information is given at the lower corner of sheet is called label. ये लोअर कॉर्नर कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे, लेबल बोलेंगे. एंड फिर आता है बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन क्या है कि बॉटनिकल गार्डन में भी हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. और ये जो होता है ये एक इन विट्रो मैनर होता है. इन विट्रो मतलब कि जो इसमें ना दूसरे देश या फिर दूसरे प्लेस से प्लांट्स या उसके सीड से कोई लाया जाता है और एक पर्टिकुलर एरिया पर उसको ग्रो कराया जाता है वैसा हैबिटाट और इन्वायरमेंट देके. बॉटनिकल गार्डन आर द प्लेस वेयर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रो इन ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर एंड इन विवो मैनर. एंड प्लांट आर लेबल. प्लांट को भी इधर पे लेबल किया जाता है जैसे कि इधर पे लेबल किया गया है उस तरह प्लांट को लेबल किया जाता है. एंड शो साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ प्लांट. इसमें साइंटिफिक और उसके कॉमन नेम भी लिखा जाता है प्लांट्स के, जैसे कि ये है उसका इसमें साइंटिफिक एंड कॉमन नेम भी लिखा जाता है. फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब कि कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, उसको बचा सकते हैं, उसके बारे में इधर पे लिखा गया है बस. एंड म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कलेक्शन रखा जाता है प्लांट्स और एनिमल का और उसके स्पेसीज कितने टाइप्स के हैं वो सब को उसको कीप करके रखा जाता है. फिर जो प्लांट्स और एनिमल की बात आती है इसमें प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज आर बी प्रिजर्विंग फॉर्मलिन. फॉर्मलिन क्या है, एक एसिड है जिसके अंदर रखा जाता है जिससे कि वो खराब ना हो उनका बॉडी और इसमें से स्मेल ना आए, इसीलिए उसमें फॉर्मलिन जो है वो 10% to 40% फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया जाता है. एक ट्रांसपेरेंट जार और में रखा जाता है और उसको लेबल करके रखा जाता है. एंड लार्ज एनिमल जो होते हैं जैसे बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए, यूजली स्टफ एंड प्रिजर्व इन साइंस इन दिस प्रिजर्व दिस साइंस इज नोन एज टैक्सीडर्मी. मतलब कि जो उनको जिस तरह प्रिजर्व करके रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मी बोलते हैं. और स्पेसिमेन जो होते हैं इज ड्राई फ्रॉम आर ऑल्सो कीप्ड इन म्यूजियम्स. एंड वी कैन इवन फाइंड सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ सेल. मतलब कि हम लोग ने जो इसमें सिस्टमेटिक कलेक्शंस ऑफ सेल्स जो होते हैं, सेल्स हम लोग को पता होगा वो जो समुद्र में पाए जाते हैं, स्केलेटन ऑफ एनिमल, इंसेक्ट ऑफ बॉक्सेस, म्यूजियम्स में इसमें इंसेक्ट होते हैं उनको बॉक्स में रखा जाता है म्यूजियम में. एंड दस बायोलॉजिकल म्यूजियम इज एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू रिफेयर हब्स एंड बायोडाइवर्सिटी टू. इसके अंदर जो भी स्टूडेंट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है ये. एंड उनके पर्पज़ से या फिर और भी जो नॉलेज लेने के लिए आते हैं उनके पर्पज़ से ये बनाया जाता है. एंड जूलॉजिकल पार्क की बात आती है तो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है कि एक जनरली नोन एज जू जहाँ पर ऑर्गेनिज्म नॉर्मल लोगों के लिए कॉमन वो इंटरेस्टेड है पर जो स्टडी के लिए आते हैं वो नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है. एंड जो विल्ड एनिमल जो होते हैं उसको इसके अंदर रखा जाता है, वैसी एक्टिविटी में रखा जाता है, वैसा उनको इन्वायरमेंट दिया जाता है जिससे कि जिस नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते थे वैसा हैबिटाट उनको बनाकर दिया जाता है. और ये क्या होता है, एक्सिटू मैनर से रखा जाता है. और जो जू होता है, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि जू कौन सा है, एक्सिटू मैनर है कि इंजिटू मैनर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जू एक एक्सिटू मैनर है. और जो हम लोग ने पढ़ा अभी बॉटनिकल गार्डन, तो बॉटनिकल गार्डन क्या है, वो एक इन सिटू मैनर है. एंड जो जू है वो नेचुरलिस्ट कैन स्टडी फूड हैबिट एंड हर्बी बिहेवियर ऑफ एनिमल. मतलब कि हम लोग इसमें एनिमल के का जैसा हैबिटाट है, उसका फूड वो कैसा खाते हैं, उसका बिहेवियर क्या है, एनिमल का कैसा दिखता है, सबके बारे में हम लोग नॉलेज गेन करते हैं. एंड जो फ्लोरा, फ्यूना एंड मोनोग्राफ्स है एंड कैटेलॉग यार सम अदर टूल्स है जो मेंटेन करते हैं बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड को. जैसे फ्लोरा की बात करते हैं तो जो फ्लोरा है वो एक प्लांट है जो लाइफ ओकरिंग इन पर्टिकुलर एरिया, जो कैसा जो लाइफ होता है वो पर्टिकुलर एरिया में वो दिखाता है. फिर इसमें आता है ऑन द टाइम्स एक एंड मार्फो मोनोग्राफ डिस्क्राइब एनी वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप. जो मोनोग्राफ है यहाँ पे मोनोग्राफ जो बताया वो क्या करता है, ये एक सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप को डिस्क्राइब करता है. एंड मैनुअल जो है वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन उसके बारे में. एंड कैटेलॉग्स जो होता है मतलब कि वो ही जो की फीचर्स होते बताते हैं उसके की अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया पे कौन सा स्पेसीज पाया जाता है कौन सा नहीं, वो जो पाया जाता है उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देता रहता है, वो उसको बोलते हैं की. फिर आता है इधर पे बायोडाइवर्सिटी पार्क. फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है, एक इकोलॉजिकल असेंबलेज स्पेसीज दैट फ्रॉम सेल्फ सस्टेनिंग एंड कम्युनिटाइज्ड ऑफ डिग्रेडेड बर्न लैंडस्केप
एग्जाम्पल के लिए लेट लता युरथमारो पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क घेरूगढ़ महाबलेश्वर, ये उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी पार्क का। एंड दिस पार्क इज ए बेस्ट मॉडल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप। और सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है, सिस्टमेटिक तरीके से जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंड interrelations in order to understand interrelation between organism and maintain harmony of plants earth study of biodiversity is must। तो बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी है जहाँ पर हम लोग जो भी इकोलॉजिकल तरीके से उन किसी भी जो प्लांट्स हो गए, उसके स्पेसीज हो गए, उसको वहाँ पर रखा जाता है और प्रिजर्व करके और उसके बारे में स्टडी गैन की जाती है, वो एक बायोडाइवर्सिटी पार्क होता है, जिसके अंदर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर सके। एंड की क्या होता है, की एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है जहाँ पर जिसका यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का, और की बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव करेक्टर एंड वन ऑफ द करेक्टर्स constructive character get accepted and other rejected the statement in key called lead normally key as analytical and innatural let us the study about classification in living organism in next chapter। मतलब कि वही होता है जो हमें टैक्सोनॉमिकल एड का ऐड जो होता है उसका एक पार्ट है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी भी स्पेसीज़ के बारे में, और उसको की बोलते हैं।